नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज सियासत की बात में पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के नाम पर हो रही सियासत की चर्चा होगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना पुलिस कर्मियों का रवैया बदले, बिना पुलिस तंत्र में राजनीतिक दखल रोके स्मार्ट पुलिस का सपना पूरा हो पाएगा। साथ ही पड़ताल करेंगे दिल्ली की सियासत की। इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में बदलाव के लिए बहस जरूरी है या काम। बात जी संगम की मुहिम के असर की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। दरअसल कल लखनऊ में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया और केंद्र से 6,000 करोड़ की, इससे भी ज्यादा की डिमांड की गई। अब सवाल यह कि आधुनिकीकरण के लिए जिस तरह की बेचैनी दिखाई जा रही है, सिर्फ उससे यूपी पुलिस की सूरत क्या बदल पाएगी? क्या पुलिस सुधार सिर्फ भारी भरकम फंड खर्च करने से ही हो जाएगा? पुलिस सुधार के लिए देखे जा रहे सरकारी सपनों की हकीकत समझनी है तो मथुरा की वारदात को याद करिए। जेल में हथियार पहुंच गए, पुलिस सोती रही। जेल में फायरिंग हो गई, एक कत्ल हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। फायरिंग में घायल एक कैदी को अस्पताल लेकर चली पुलिस, उसकी हिफाजत तक नहीं कर पाई। और जब मामले का खुलासा हुआ तो आरोपों के घेरे में एक पुलिस वाले की गर्दन ही दबोची गई। मथुरा की ये तस्वीरें यूपी पुलिस के तंत्र के लिए शर्म का वो चेहरा है जिन्हें न तो आधुनिकीकरण के जरिए बदला जा सकता है और न ही भारी भरकम फंड देकर, क्योंकि सवाल सोच का है, वो सोच जिसने आज के दौर में खाकी की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। अब आइए असल मसले को भी समझ लेते हैं। यूपी सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर बेहद संजीदा दिख रही है, जिसके लिए उसने केंद्र सरकार से मांगे हैं 6,271 करोड़ रुपए, ताकि यूपी पुलिस को न केवल आधुनिक तकनीक से लैस किया जा सके बल्कि पुलिस को ज्यादा तेज और चौकस बनाया जा सके। केंद्र से मांगे गए फंड से क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल, थाना भवन के निर्माण समेत सर्विलांस की सुविधा बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाना है। क्या प्रस्ताव रखा है सर? प्रस्ताव पूरा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के बारे में प्रस्ताव रखा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, डायल 100, स्मार्ट सर्वेलेंस सिटी प्रोजेक्ट, तो इस प्रकार हमने पूरा जेल की मॉडर्नाइजेशन, ये सब मिला के करीब 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जाहिर है ये एक बेहतर कोशिश है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या इतने भर से यूपी पुलिस की सूरत बदल जाएगी? क्या पुलिस तंत्र के भीतर फैले भ्रष्टाचार को दूर किए बिना आधुनिकीकरण की कवायद पूरी मानी जाएगी? क्या पुलिस पर पड़ने वाले राजनीतिक दबाव को पूरी तरह हटाए बिना स्मार्ट पुलिस की कल्पना जमीन पर उतर पाएगी? लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब देखते हैं कि यूपी सरकार ने किस फंड में कितने पैसे मांगे हैं। राज्य भर के लिए डायल 100 योजना के लिए 100 योजना के लिए 1,350 करोड़ की डिमांड की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 1,390 करोड़, मॉडर्न कंट्रोल रूम के लिए 32 करोड़, स्मार्ट सिटी सर्वेलांस योजना के लिए 646 करोड़, क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब के लिए 384 करोड़ और थाने, बैरक और आवास निर्माण के लिए 433 वाहनों की खरीद के लिए 55 करोड़ रुपयों की मांग की गई है। असलहे और कारतूस की खरीद के लिए 50 करोड़, सुधार गृहों की क्षमता विस्तार के लिए 1,209 करोड़, बेहतर बंदियों के बेहतर रखरखाव के लिए 248 करोड़ और सुधार गृहों के अन्य कार्य के लिए 82 करोड़ रुपयों की मांग की गई है। साथ ही कारागारों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर 382 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से इतने पैसों की मांग की गई है। 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम मांगी गई है पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर। यूपी में पुलिस तंत्र की बदहाली की सबसे बड़ी वजह मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी है। फंड से अलग की जो बात हम बता रहे हैं आपको, सत्ता बदलने के साथ ही अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं और इतना ही नहीं, अहम पदों पर बड़ी जिम्मेदारियां भी काबिलियत से कम, सत्ता में रसूख से ज्यादा मिलती है। यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी के 3 कार्यकाल के दौरान ही डीजीपी, एडीजी जैसे अहम पदों पर आधा दर्जन बार बदलाव हो चुका है। रिजवान अहमद
एएल बनर्जी और मौजूदा डीजीपी एके गुप्ता ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें 1-2 महीने ही डीजीपी रहने का मौका मिला। अब इतने छोटे छोटे कार्यकाल के लिए डीजीपी क्यों बनाए जाते हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। अवनीश, पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर जो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम मांगी गई है, ये एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या केवल फंड के आधार पर पुलिस आधुनिकीकरण या फिर पुलिस की जो छवि रही है, उसकी जो कार्यशैली रही है, वो क्या बदल पाएगी? देखिए, दोनों चीजों का समन्वय होता है। पैसा आवश्यक है आधुनिकीकरण के लिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तकनीकी पहलू उसका बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस के सिस्टम में बहुत जरूरी है कि एकदम ग्रास रूट तक पुलिस काम करती है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं उस पर खास तौर पर ध्यान देना, जो अक्सर जिसको लेकर के लापरवाही होती है, वो है जो स्ट्रेंथ है यानी मानव संसाधन है, उसके उपयोग दुरुपयोग का। उपयोग पुलिस में कितना हो पाता है ये हम आप जानते हैं, दुरुपयोग ज्यादा होता नजर आता है। पुलिस एक टूल की तरह इस्तेमाल होती है। जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसके द्वारा ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते हैं अधिकारी कर्मचारी। उनके तबादले पॉलिटिकल जो है संस्तुतियों के आधार पर होते हैं। पॉलिटिकल संस्तुतियों के आधार पर प्रमुख सचिव और डीजीपी के स्तर पर अधिकारी तैनात होते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो उसकी क्वालिटी है उस पर जो है बार बार सवाल उठाते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े सारे दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात जो उत्तर प्रदेश में भी कई बार से कही जाती रही है। प्रमुख सचिव स्तर पर, डीजीपी के स्तर पर कई सारी ऐसी कमेटियां बनी जो इन्होंने इस पर काम करना शुरू भी किया, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि इसके आ जाने के बाद जो है कई तरीके की जो मनमानी है उस पर रोकथाम हो सकती है। दूसरा जो ब्यूरोक्रेट है, इसमें आईएएस और आईपीएस लॉबी की भी टकराव की बात है, क्योंकि आईएएस को लगता है कि अगर आईपीएस अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पद पर किसी मंडल में तैनात हो जाएगा तो वो फिर जो है आईएएस की बात नहीं सुनेगा। तो वो जो टकराव है अहम का, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है और इसकी वजह से भी कई बार इस तरह के जो प्रस्ताव है, तो जमीन पर जो काम करने हैं वो काम भी नहीं हो रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले 2009 में मायावती सरकार ने केंद्र सरकार से करीब 800 करोड़ रुपए मांगे थे नक्सलवाद से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में, और तब 3 जिले प्रभावित हुआ करते थे नक्सलवाद से। उन जिलों को बढ़ाकर 40 बताया गया और उसके आधार पर जो है फोर्सेज मांगी गई। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर पॉलिटिकल टूल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये कहा जाता है कि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो हर स्तर पर राजनीति इस पर हावी रही है और शायद यही वजह है कि पुलिस की ये परिस्थिति जो है ये बार बार हमको देखने को मिलती है। अवनीश, मौजूदा जो भी ढांचा रहा है, कार्यशैली रही है, राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की बात सामने आती रही है लगातार पुलिस प्रशासन को, इसमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी क्या सूरत बदल पाएगी? देखिए, बदलाव जरूर आएगा। जिन जगहों पर परिवर्तन हुआ है, आधुनिकीकरण से तकनीकी आई है, ट्रांसपेरेंसी वहां पर बढ़ी है, जैसे सिटीजन चार्टर हुआ या फिर कंप्यूटराइजेशन हुआ, एफआईआर ऑनलाइन लिखी जाने लगी, या फिर मोबाइल वैन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो ये सारी चीजें अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें इंप्रूव करती हैं। लेकिन अगर किसी पैसे से जेल बननी है और उसमें पैसा खा लिया जाए, किसी चीज से सड़क बननी है उसमें पैसा खा लिया जाए, या फिर जो पुलिस तंत्र है उसमें जो लोग तैनात हैं उनको बजाय उनकी क्षमता के, उनकी संस्तुतियों के आधार पर, राजनीतिक संस्तुतियों के आधार पर तैनात किया जाएगा, तो वो सपना नहीं पूरा हो पाएगा जिसको लेकर के पुलिस आधुनिकीकरण या आदर्श पुलिस की बात जो है वो कही जाती है। अभी जो हालिया मर्डर का केस आया जेल के अंदर ही, उसमें भी जो असलहे पहुंचाए गए वो पुलिसकर्मी ही था, और इस तरह की बातें अब सामने आई है और पुलिस विभाग ही इसकी जांच में ये बात सामने लेकर आया है। तो जब तक ये सूरत नहीं बदलेगी, जब तक इस तरह की ईमानदारी नहीं आएगी विभाग में, तब तक तो भला किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके पास, किसी भी तरह की आधारभूत सुविधाएं हो, लेकिन वो चीजें जब तक नहीं बदलेंगी तब तक पुलिस की छवि लोगों के सामने ऐसी ही बनी रहेगी जैसी इस मर्डर के बाद बनी है। नहीं, देखिए, इसमें अजीत दो तरीके से इस बात को समझनी होगी। ठीक है, ये घटना हुई और उस घटना में कुछ लोग जेल के इन्वॉल्व थे, कुछ बाहर से लोग थे जिन्होंने साजिश रची और इस तरह की घटना हो गई। अगर उसमें कार्रवाई होती है, लोग पकड़े जाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया होती है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन उसके पीछे जो पूरा स्ट्रक्चर है, जेल का जो तंत्र है, जेल के अंदर से अगर 100, 150, 200 फोन और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है जो लगातार ऑपरेट हो रहे हैं, जो आसपास टावर्स हैं, उनके द्वारा खुद एसटीएफ, एटीएस जैसी एजेंसियां इस तरह के अपराध
आपराधिक तत्वों पर नजर रखे हुए हैं। ये सारी चीजें सबको मालूम है और बावजूद इसके उस पर लगाम नहीं लगाया सकता है। जेलों में जो जैमर लगने थे उनकी प्रक्रिया लंबे समय तक लटकी हुई है और वो प्रस्ताव फिर बाद में वापस ले लिया गया। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगने थे, कैमरे लगा देने के बाद उनका मेंटेनेंस कैसे होगा इसके बारे में किसी को नहीं सोचना है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगी जब शासन में शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी विल पावर के साथ इस काम को करेंगे। जो पुलिस में ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो ईमानदारी से और वो सत्यनिष्ठा के साथ काम करेंगे। नीचे का आदमी अपने आप सही हो जाएगा। देखिए पुलिस की भी एक जो तंत्र बनाया हुआ है वो 1861 के अंग्रेजों के समय के बने हुए एक्ट के आधार पर तमाम सारी जो नियम कानून बने हुए हैं। 7 साल से कम जिन जुर्मों में सजा उसमें पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। ये सारे प्रावधान भी अड़चन बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जो है आगे बढ़ा सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े, ईमानदार कोशिश करें तो शायद कुछ मुकम्मल जो अंजाम है वो हासिल हो पाए। सवाल है कि चीजें ऊपर से ही नीचे की तरफ आती हैं और जब ये कहा जाता है कि सिंडिकेट के गठजोड़ से जो माफिया हैं उनके गठजोड़ से ही सत्ता तय होती है, बनती है, या फिर सत्ता में जो होता है वो बाद में उनसे समझौता कर लेता है सत्ता बनाए रखने के लिए, सत्ता चलाने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आएंगे उनका भी कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं होगा? जी अवनीश। अगर आती है तो उसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे अगर जो है आप जेल में तमाम तरीके के सिस्टम लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, उनमें लगाने में जो लागत आती है उसमें आप भ्रष्टाचार कर लें। गाड़ियां अगर आपको मिली हुई हैं, तमाम जो है अफसरों के बंगलों पर देखने को मिलता है। मानव संसाधन जो सरकारी कामकाज के लिए रखा गया वो अपने बंगलों पर इस्तेमाल करते हैं, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल अपने निजी कार्यों में करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें दिखाती हैं कि कमियां। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये आवश्यकता इस लिहाज से है कि जो नीचे के स्तर पर पुलिसिंग है उसको स्ट्रेंथन किया सके, जो पुलिसकर्मी है उसको अच्छा आवास मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके। पुलिस की नौकरी करने वाले को ये न समझ में आए कि उसको तनाव के साथ नौकरी करनी है, दबाव के साथ करनी है, बल्कि उसको ये समझ में आए कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे इसको पूरा करना है। तो उस तरीके से अगर उसकी फीलिंग होगी, और उसमें तभी हो पाएगा जब ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख परीक्षाओं को पास करके आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, पीपीएस बनते हैं, वहां से जब आते हैं तंत्र में, वो ईमानदारी के साथ अगर आते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आते हैं। और ये सब कुछ तभी होगा जब एक जो पॉलिटिकल पावर में बैठी हुई पार्टी है या सरकार में जो लोग भी हैं वो ईमानदारी से उनकी तैनाती करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें जो है बेमानी कही जाएंगी। राजनीतिक दखल जब तक बंद नहीं होता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह की नहीं दिखती है तब तक ये परिवर्तन बेमाने साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो दरअसल पुलिस की समस्या सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक दखलंदाजी और भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी इस तरह से शामिल हैं जिनको हटाया जाना, इनको शॉर्ट आउट करना बेहद ही जरूरी है।